ion, ठीक है, they are going to occupy a fixed position in the entire lattice scheme, ठीक है, और वो lattice scheme जो होगी that will not get deformed due to XYZ reasons. अगर जैसे कहीं कहीं पर इंटरस्टिशियल जो क्रिएट होते थे, जैसे आयनिक में भी इंटरस्टिशियल या कोवैलेंट स्ट्रक्चर के अंदर भी इंटरस्टिशियल बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और बट वो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अगेन इस मेटालिक ये क्रिस्टल जो है इसको या कोवैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कोवैलेंट स्ट्रक्चर जो फॉर्म है उसको इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसके डायमेंशंस को नहीं इंक्रीज करेगा या बेस स्ट्रक्चर को किसी तरीके से और डिस्टॉर्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास मेटल का कोर रहता है, जो भी मेटल एटम्स हैं वो अपना लैटिस बना के रखते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर है तो कॉपर की अपनी लैटिस, कॉपर एटम्स की अपनी लैटिस रहेगी। अब उसमें अगर हाइड्रोजन डिफ्यूज करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, तो डिफ्यूजन के बाद ये कॉपर एटम्स के बीच में अगर पेनिट्रेट कर पाता है तो पेनिट्रेट करने के बाद देयर इज पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट ऐसा होता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि हर डायमेंशन में इसको थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर देगा, थोड़ा ज्यादा से, आई मीन द सेपरेशन will get increased in order to properly accommodate the hydrogen molecule or atoms तो नहीं but molecules directly, क्योंकि वो H2 फॉर्म में ही absorb होता है, not absorb होता है, ठीक है। सो हमारा मेटालिक क्रिस्टल जो होता है आई मीन ये रिलेटिवली वीक बॉन्ड्स होते हैं इसलिए ये टेम्पर हो जाते हैं, द साइज गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड डिस्टॉर्शन का इम्पैक्ट ये होता है, जैसे आयनिक वाले में क्या हो रहा था, चीजें फिक्स थी, मतलब साइज फिक्स था, बीच में अगर हाइड्रोजन को आना है तो वो आ जाए। सो इस केस में क्योंकि वॉल्यूम फिक्स था एंड मास वाज इंक्रीजिंग, सेम वॉल्यूम में some extra amount of hydrogen got adjusted, so density जो होती थी that used to increase always, yeah, metallic covalent ये दोनों में the key nature is the density gets increased, especially ionic interstitial metal hydrides के अंदर में due to expansion of lattice framework the density decreases, ठीक है, हाइड्रोजन जितना मास लेकर के एंटर करता है और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन वो कराता है ड्यू टू इट्स इंक्लूजन, और इसमें द ऑर्डर इज जनरली कि साइज ज्यादा बढ़ता है, मास कम बढ़ रहा है, इसलिए डेंसिटी जो होती है वो प्योर वाले सिस्टम के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाती है। सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज देयर। दूसरी चीज ये होती है कि पुराने सारे केसेस में मतलब ये whether it is covalent hydride or ionic hydride, ठीक है, the stoichiometric ratio जो फॉर्मूला बना जैसे CaH2 बना, ठीक है, तो ये पूरे लैटिस के लिए CaH2 नहीं रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि इस सेगमेंट के लिए CaH2 है, इस सेगमेंट के लिए CaH3 है, इस सेगमेंट के लिए Ca2H2 है या CaH है एंड सो ऑन सो फोर्थ, सबका मिला करके एवरेज कुछ तो एक फॉर्मूला बन गया, नहीं, द एंटायर थिंग विल बी CaH2, ठीक है, सेम विद द कोवैलेंट हाइड्राइड्स,
मेटालिक इंटरस्टिशियल मेटल हाइड्राइड्स के अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है हाइड्रोजन का, दिस मे बी इवन मे नॉट बी, ठीक है, मोस्टली इट हैज बीन ऑब्जर्व टू बी नॉन, ठीक है, और ऑड, it is going to be distinctive in distinctive portions. So that's true, that's definitely true. I mean, थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचोगे तो इट्स गोइंग टू बी ट्रू. दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या हो, मतलब ये क्यों होता है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन जनरली बराबर नहीं होता है, तो प्राइमरी रीजन ये होता है, पिछले वाले केसेस जो भी थे उसमें हाइड्रोजन का इंक्लूजन जो हो रहा है ना, दैट इज नॉट हैपनिंग after the formation of lattice. Generally, it doesn't happen after the formation of lattice. It happens along with formation of lattice. Lattice जब create हो रहा है, उस समय सराउंडिंग में जो हाइड्रोजन है, उसी में से कुछ entrap हो जाते हैं, and that particular thing is being created. Metallic hydrides के अंदर में होता है, पहले से भी हो सकता है, नहीं है तो बाद में भी आया, तो धीरे धीरे करके वो अंदर की तरफ एंटर कर सकता है, ठीक है. अब एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा सा आ, सोचो रीजन है, तो चीजें अगर एंटर करना चालू करेंगे तो बाउंड्री वाले जोन में दे विल प्रोबेबली इम्पैक्ट मोर कंपेयर टू द कोर पोर्शन. अंदर वाले पोर्शन में इस तरह का एंट्री जो होएगा, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, दैट विल बी स्मॉलर इन नंबर कंपेयर टू this what is happening in the outside, right? Boundary side में the impacts are going to be felt more, there will be more absorptions compared to the uh, this inside, ठीक है. इस चक्कर में हमारा कंपाउंड जो होता है, सॉरी, हमारा जो हाइड्राइड्स होता है यहाँ पर, मेटल इंटरस्टिशियल मेटल हाइड्राइड्स, they become non-stoichiometric in nature, non-stoichiometric in nature. और एक तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, दूसरा रीजन ये भी होता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन, जैसे जब ये फॉर्म हो रहे हैं उस समय आजू बाजू में जो हाइड्रोजन है प्रेजेंट, ठीक है, उनके बॉन्डिंग की बारी आती है, और मेटल एटम्स जो हैं, they might be exhibiting different this thing, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स या डिफरेंट कटायनिक चार्जेस, ठीक है. जैसे टिटेनियम एक जो है वो मे बी Ti+ और दूसरा Ti2+. अब ऐसे दो टाइप ऑफ टाइटेनियम के टाइटेनियम 2+, दोनों टाइप के कटायंस टाइटेनियम के जो है वो मिल करके TiH एंड TiH2, ठीक है, दोनों तरह के कंपाउंड मिलके टाइटेनियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. अब इसमें से ये कितना होगा, ये कितना होगा, दैट विल बी सोली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. इक्विलिब्रियम कंडीशन गाइडेड, तो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर फॉर्म हो रहा है ये, that becomes a important ingredient, ठीक है, that is going to decide the fate and nature of this particular compound. So in short, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि differential absorption and differences in cationic states of metal, we have a situation where we get non-stoichiometric hydrides, ठीक है. Non-stoichiometric word का मतलब क्या होता है, whenever the relationships are not 1:1, the simplest relationship is
नॉट इंटीग्रल, और सॉरी इंटीग्रल, इंटीग्रल बोलते हैं नेचुरल, इंटीग्रल नहीं, फिर क्या होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता है नंबर, यहाँ पर एटम्स का काउंट निगेटिव कैसे हो सकता है, सो इट इज जनरली होल नंबर या नेचुरल नंबर, बेटर हम बोल लें। नेचुरल नंबर रेशियोज नहीं, मिनिमम रेशियो अगर नेचुरल नंबर रेशियो नहीं मेंटेन हो रहा है, ठीक है, देन वी कॉल इट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, sorry, non-stoichiometric compounds, ठीक है, it's not just related to hydrides, it's generic, ठीक है। अगर ये रेशियो होल नंबर रेशियो नहीं है, ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर रेशियो नहीं है, जीरो भी नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर रेशियो नहीं है, तो देन इट इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक है। एंड it happens primarily because uh, at the time of creation you have multiple uh, you have cations having distinctive charges, ठीक है, distinctive cationic charges, और वो जब crystallize कर रहे थे, they might be, I mean, depending upon various factors, the concentration of one ion might be dominating the concentration of other ion, or could be dominating in some other circumstances, and that will lead to different types of uh, formation of different kinds of uh, hydrides. Making sense? And this is not only restricted to hydrides; it is generic. I mean, non-stoichiometric compounds are a set of compounds. ठीक है? Solid state में we are going to see uh, they are actually a class of compound themselves, ठीक है। एक क्लास ऑफ कंपाउंड होता है स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, और मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में हम लोग जो पढ़ते हैं, इट जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, multiple proportion, and all those laws, these are, though all those laws are applicable only for stoichiometric compounds. For non-stoichiometric compounds, uh, they are not guided by one-to-one relationship or one-to-two relationship, जैसे एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये वैलिडेट नहीं करते हैं। The law of constant proportion fails miserably for non-stoichiometric compounds. It cannot pass. ठीक है, सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए वो होल्ड करता है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच वी विल बी डूइंग इन दैट, क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट आल्सो। बट अभी के लिए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मतलब होल नंबर रेशियो, हमारे मिनिमम रेशियो जो है होल नंबर रेशियो नहीं है, एंड दैट इज नॉट होल नंबर रेशियो, तो वी कॉल इट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो ऑल ये इंटरस्टिशियल मेटल हाइड्राइड के दो कैरेक्टर मैंने बोले, लैटिस एक्सपेंशन, डेंसिटी डिक्रीज। इंटरस्टिशियल साइट के अंदर में सेट होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कैविटीज मतलब मेटल एटम्स अरेंज हैं लैटिस में, उनके बीच में जो स्पेस है उसमें ये घुस के रहता है हाइड्रोजन एटम। और दूसरी चीज ये होती है, उसमें उस एंट्री की वजह से ये वॉल्यूम को एक्सपैंड करता है मेटालिक लैटिस के, एंड जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ मेटालिक लैटिस विल डिक्रीज। क्या they are going to exist as non-stoichiometric hydride forms because ions का जो lattice बन रहा था that was formed from different states of ionic uh, ये डिफरेंट आयनिक स्टेट्स, ठीक है। तो वो मेटल का जो कोर लैटिस है वही नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इन नेचर होता है, उसमें हमारा कुछ ज्यादा योगदान नहीं होता है, खुद ही नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होता है। हाँ, अगर ये वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो हमको आइडेंटिफाई नहीं होता, कहीं Ti2+ है कहीं Ti+ है, वो है कोई और आइडेंटिफायर, अनायन कहीं से नहीं है वहां पर, तो कभी पता नहीं चलेगा। जब अनायन पहुंचेगा तो अलग अलग के साथ अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप ऑफ
कटायन के साथ अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स एडजस्ट होंगे अनायन के, ठीक है, एंड देन दैट डिस्क्रिपेंसी विल कम इनटू लाइट, ठीक है. These are some of the non-stoichiometric this thing hydrides which I have highlighted. The list is large. I mean, you can have many such. अच्छा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक वाले में दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ यही नहीं होता है कि नेचुरल नंबर को फॉलो करता है. द बिगर प्रॉब्लम इज द रेशियो इटसेल्फ इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है. जब ये एंटर कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर इंटरस्टिशियल साइट, हर 4 या 6 या 8 एटम के बीच में जो जगह खाली है वो हर एटम के बीच में घुस घुस करके एक एक हाइड्रोजन बैठेगा, राइट. इट्स लाइक घर में चोर घुस घुस रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर रूम में एक एक चोर जाकर के चोरी करे या जाकर के छुप जाए, राइट. They may be evenly distributed, they may not be evenly distributed, they may be awkwardly distributed. Am I right? So, and that awkward distribution is going to again guided by the conditions under which they are being formed. Making sense? So the ratios here are not fixed. Non-stoichiometric की next सबसे बड़ी problem और ये non-stoichiometric का character. It's not just pertaining to hydride, it's pertaining to any such compound form in non-stoichiometric format. The ratios are never fixed. ठीक है? It could be TiH 1.8, TiH 1.7, it could be one TiH 1.75. ऐसा नहीं है कि 1.75 या 1.78 फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, 1.85 फॉर्म नहीं होगा. उसकी भी पॉसिबिलिटी है, एक सुटेबल सर्कमस्टेंसेस में वो भी फॉर्म हो सकता है. सो इन शॉर्ट, ये जो रेशियो है इनका मिनिमम रेशियो, दैट इटसेल्फ इज नॉट फिक्स्ड फॉर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स इन पर्टिकुलर एंड ऑब्वियसली हाइड्राइड वी आर टॉकिंग, सो इन पर्टिकुलर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स के लिए वो फिक्स नहीं है और इन जनरल नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए फिक्स नहीं है, ठीक है. Next things are these hydrides generally have properties similar to those of parent metal atoms. मतलब मेटल लैटिस के अंदर ही एंटर किया होता है तो ये मोस्टली प्रॉपर्टीज कैरी करता है मेटल एटम में, ठीक है. बॉन्डिंग जो होती है हाइड्रोजन के साथ दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में ही होता है. सो देयर इज नो फॉर्मल बॉन्डिंग एज सच. धीरे धीरे फॉर्म होना होता है अगर होता है तो, बट मेजर कुछ बॉन्डिंग टाइप्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो द बॉन्ड्स इनसाइड द lattices of metallic nature only. Okay, the properties like hardness, metallic less luster, conductivity of electricity and heat, magnetic properties, all these properties of metal uh, thing is carried as it is. The entered hydrogen molecule does not alter these basic properties of the metal solid, ठीक है, metallic solid. इसमें थोड़े थोड़े से modifications कर सकता है but the core nature remains as it is. These metallic hydrides are less dense than parent, less denser than parent metal. On account of expansion of lattice due to inclusion of hydrogen, this distortion may make hydride brittle. Yeah, brittleness will get uh, induced. Yeah. Thus, when hydride is formed, a solid piece of metal turns into finely powdered hydride. Whenever these metallic hydrides are formed,
the solid metal generally gets converted into finely powdered hydride. Except hydrides of nickel, uh, palladium, cerium, actinium, other hydrides of this class have lattice different from parent metal. Due to distortion, uh, साइजेस चेंज होने से जनरली हाइड्राइड्स का ये जो है स्ट्रक्चर जो है दैट स्टार्ट्स चेंजिंग अ बिट. तो इनके स्ट्रक्चर्स निकल पैलेडियम पीटी के भी नहीं होते. बेसिकली जितने कैटलिस्ट यहाँ जो जो यूज होते हैं ना उनमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है पैरेंट मेटल का. निकल पीटी पीडी पीटी पीडी सेरियम एक्टिनियम इनका ये मेटल लैटिस जो होता है दैट डजंट. It is not certain whether hydrogen present in interstitial site as atom of hydrogen or alternatively as H minus, not H plus, H minus ions, hydride ions with delocalized electrons. But they have strongly reducing properties. So what it is being said is we have not been able to judge very properly. अब very properly judge के पीछे reason जो होता है वो ये होता है, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह नहीं देख पाते हैं, वो भी देख पाते हैं. ठीक है. सर्टेनिटी के साथ हम ये नहीं बोल पाते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, केमिकल कैरेक्टर्स, दैट वेरीज इन द सेंस. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंटर किया वो मेटल एटम्स जो है या मेटल आयंस जो है उनके साथ इंटरैक्ट जब कर रहे हैं तो आर दे इंटरैक्टिंग एज हाइड्राइड्स. सपोज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ मेटल आयन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे लगता है कि ओके देयर इज स्ट्रॉन्ग इनफ बॉन्डिंग, हाइड्राइड साइड फॉर्म हो रहा होगा. बट chemical properties are counter to that. Chemical properties are counter to that. मतलब जब जरूरत होता है मुझे इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल करके फटाफट बाहर आए. ठीक है. तो अगर बाहर आ जा रहा है that means that electronic distribution is not as firm as the normal covalent or ionic bonds bonded system would have. ठीक है. इनके साथ ये होता है, इन पर जो चीजें रहती हैं एब्जॉर्ब वो बेसिकली बाहर आकर के हाइड्रोजन एंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है. ठीक है. और रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, आई मीन इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पर सारे कैटलिस्ट जो होते हैं वो इसी फेनोमेना पे काम करते हैं. आउटर सरफेस पे जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं वो हाइड्रोजन एक्टिवेटेड हाइड्रोजन होते हैं और एक्टिवेटेड हाइड्रोजन will generally react faster with the surrounding entities or they work as good reducing agent. So catalytic जो भी reductions होते हैं ना, कैटेलाइटिक रिडक्शन में जनरली यही हाइड्रोजन जो आई मीन इनको ऑक्लूडेड हाइड्रोजन वगैरह भी हम लोग बोलते हैं, शुरू में पढ़ा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्लूडेड हाइड्रोजन. तो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन आर इंडीड इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन. ठीक है. ये इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन ही होते हैं और एकदम सरफेस वाले इंटरस्टिशियल साइड पर रहेंगे या थोड़े अंदर भी रह सकते हैं. So they are those hydrogens, the occluded hydrogens or interstitial hydrogens are those occluded hydrogens we talked about when discussing the forms of hydrogen. याद है? So presence of this strong reducing properties of these hydrogen, interstitial hydrogen, makes us quite this thing. क्या बोलते हैं?
नॉट सो श्योर अबाउट एग्जैक्टली वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह अंदर प्रेजेंट है या H माइनस आयन बन गया है, क्योंकि अगर H माइनस आयन बन जाएगा ना तो फिर अगर कंप्लीटली H माइनस आयन बन गया है तो मेटल ion or H minus ion, they will have a good collaboration and they will start behaving as ionic hydrides rather than behaving as interstitial hydride. They will start acquiring the ionic hydride का character, ठीक है, और फिर strongly reducing tendency जो है that will not come as easy as possible, ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी शोन वेरी डिस्टिंक्टिवली। अगर ये प्रॉपर्टी शो होता है दैट मींस वो H2 जो एंटर किया है that has not been converted fully into H minus ion, so it is a mix of thing which is going to be there. That is what being highlighted in this point. Not certain होने का मतलब जो है वो यहाँ पर इसी बात से है। Is it clear? Am I clear in this point? Yes, sir. Okay. सर इसमें एक लास्ट पेज भी चाहिए। डन सर। The next thing is even small amount of hydrogen which has been dissolved in metal make it brittle. Brittleness introduce करता है. That is primarily related to distortion in metallic lattice. Distort हुआ तो brittle भी हो जाएगा. Bonds between the metal ions will become weaker and therefore brittleness will introduce automatically. So make it brittle, that's true. Titanium is extracted by reducing PiCl3, Mg or Na in inert atmosphere. If an atmosphere of H2 is used in titanium extraction from PiCl4, the Ti thus formed will have H2 dissolved and becomes brittle, making unfit for application in supersonic aircrafts, and therefore titanium with high purity is produced in an atmosphere of Mars. This is a case-specific example of titanium. Okay? Case-specific example of titanium to explain a question which is like टाइटेनियम को आर्गन के एटमॉस्फेयर में क्यों करते हैं, क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या टाइटेनियम को हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में क्यों फॉर्म कराते हैं, दैट इज या टाइटेनियम हाइड्राइड को सॉरी टाइटेनियम मेटल्स को आर्गन के एटमॉस्फेयर में क्यों प्रिपेयर करते हैं, या why don't we do it in open atmosphere, or why do we do it otherwise constrained atmosphere and atmospheric condition, yeah, constrained environment. So the reason is this particular thing, ठीक है, just note or highlight. Become brittle, making unfit for application in supersonic aircrafts, and therefore that thing is usually discarded.
दूसरी चीज जो थी इसी में हम लोगों ने देखा एब्जॉर्ब होता है हाइड्रोजन, तो जनरली सॉलिड फॉर्मेट जो है मतलब एकदम क्रिस्टलाइन फॉर्मेट जो रहता है, chunk format that will get distorted into powdered form, right? Metallic chunk will get transformed. Hydride के formation के बाद that metallic chunk will get transformed into powdered form. Uranium usually formed two different crystalline forms of UH3. Some of the metal like PDPT can accommodate a very large volume of hydrogen and there can be used and therefore can be used as its storage media as well. Yeah. This property has high potential for hydrogen storage and as a source of energy. Not only this, reduction वाला काम भी हम करते हैं इसी से, and यहाँ पर PDPT निकल भी रहता है, निकल क्रोमियम नहीं है, पीडीपीटी एंड निकल के तीन मेनली हैं जो कि ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। इनके पास ही कैटालिटिक एक्शन भी होता है। These are the prominent metals जिनके पास कैटालिटिक एक्शन होता है हाइड्रोजन की। That is something. These are the informations pertaining to hydrides. With this, the discussion about hydrides gets over. The fourth and last hydrogen compound which we have to deal is peroxides. Yeah. So peroxide is H2O2. It was discovered in 1818 by Elliot Hennard. The methods of preparation of H2O2. How is it going to be prepared? ये primarily laboratory में सोडियम पेरोक्साइड या बैरियम पेरोक्साइड से ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है। सोडियम प्रोडक्ट पेरोक्साइड से भी प्रोड्यूस होता है, सोडियम और बैरियम पेरोक्साइड इन दोनों से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड को H2O के साथ ट्रीट करते हैं या फिर H2SO4 20% H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। We have H2O2 being formed. Crystal of hydrated Na2SO4 dot 10 H2O is filtered off. यहाँ सेकेंड वाले प्रोसेस में hydrated crystal of Na2SO4 will get filtered off from barium peroxide dot 8H2 is going to give me barium sulfate and hydrogen peroxide. The presence of H2SO4 catalyzes the decomposition of H2O2, ठीक है। इसकी वजह से instead of using H2SO4 for this formation, we use H3PO4 phosphoric acid, ठीक है। ना प्रेसिपिटेट ये भी बनाता है, बैरियम सल्फेट भी प्रेसिपिटेट। It's not only barium phosphate which is precipitate, even barium sulfate is precipitate. बैरियम फॉस्फेट को फिर से H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो
H3PO4 जो है वो रीजनरेट हो जाता है एंड दिस कैन बी रीयूज्ड। सो बेसिकली कंज्यूम इस प्रोसेस में जो होगा वो होगा H2SO4 ही, H3PO4 जो है वो रीजनरेट होता रहेगा, रिसाइकल होता रहेगा, रिसाइकल होता रहेगा। सो इस प्रोसेस में भी H2SO4 ही यूज हो रहा है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। बस पेरोक्साइड के फॉर्म होने और पेरोक्साइड के सेपरेट होने तक H2SO4 को हम यूज नहीं करते हैं। ये फिल्टर्ड ऑफ जो होता है प्रेसिपिटेट, उसके साथ H2SO4 यूज करके H3PO4 को हम लोग रीजनरेट करते रहते हैं। ठीक है, barium peroxide, there is MOX process, barium peroxide, carbon dioxide plus water, making barium carbonate and H2O। ठीक है, सो ये तीन लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। सोडियम पेरोक्साइड, बैरियम पेरोक्साइड में H3PO4 के साथ रिएक्ट करके एंड फिर उसको रीजनरेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्मिंग H2O2। मर्क्स प्रोसेस में कार्बोनेट का फॉर्मेशन, बैरियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, H2O2 फॉर्म होता है। इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में the first one is oxidation of 2-alkyl anthraquinone. This is सर थोड़ा ऊपर लीजिए। डन। मैं industrial methods of preparation, oxidation of 2-alkyl anthraquinone, anthraquinol anthraquinone में कन्वर्ट होता है anthraquinone, क्विनॉल, क्विनॉल, ऑल। ये एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप पड़ा हुआ है एंड देन वी हैव क्विनॉल, डाइऑल्स। ऑक्सीजन H2NPD के प्रेजेंस में it forms 2-alkyl anthraquinone and H2O2। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, नॉट मच टू, रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होता है, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता है। Second thing is oxidation of isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol oxidized in presence of catalytic amount of H2O2। So basically यहाँ पर H2O2 जो होता है थोड़ा सा पहले से हमको डालना पड़ता है, वो कैटेलाइटिक इफेक्ट क्रिएट करता है और फाइनली प्रोडक्ट भी हमारा H2O2 होता है। तो एक बार H2O2 फॉर्म होने लगा, अगर इससे हम इनिशिएट नहीं करेंगे, बेसिकली ये इनिशिएटर की तरह काम करता है और फिर सेल्फ कैटेलाइटिक होता है। ठीक है, और ये अगर नहीं डालेंगे तो द इनिशियल प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो, दैट्स द ओनली, और मे नॉट किक ऑफ इटसेल्फ। सो द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इज मस्ट, इनिशियल प्रेजेंस ऑफ H2O2 इज मस्ट। फॉर्म होने के पहले H2O2 थोड़ा सा चाहिए होगा हमें प्रोसेस को इनिशिएट करना। ठीक है, द थर्ड प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ peroxodisulfate, peroxodisulfate, that is also known as
Marshall's acid H2S2O8 क्या है H2S2O8 ठीक है दिस इज Marshall's acid पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सो डाइसल्फेट या पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड और Marshall's एसिड सिंपल एक्चुअली डाइसल्फ्यूरिक ये सल्फ्यूरिक पार्ट है यहाँ इसको सल्फेट आयन बोल सकते हैं ये पेरोक्सो है लिंकेज इसकी वजह से सो पेरोक्सो डाइसल्फेट इनको H2O2 के साथ H2O के साथ ट्रीट किया वाटर के साथ तो इट ब्रेक्स डाउन फ्रॉम आइदर दिस साइड और दिस साइड यहाँ से एक OH लेकर के जाएगा और दूसरे पोर्शन को H मिलेगा ये साइड यहाँ से अगर ब्रेक हो रहा है तो H2O का HOH का ये हाइड्रोजन लेके जाएगा और ये जो है ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा ठीक है दैट इज हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन and it forms peroxomonosulfuric acid peroxomonosulfuric acid ये peroxo linkage sulfuric acid एक फॉर्म हुआ फिर H2O के साथ ट्रीट किया करेंगे हम इसको एक और H2O मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करेंगे it will form another H2SO4 and H2O so this thing will be uh, generated as H2O so basically end product ये दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O को कंज्यूम करेगा दो H2SO4 बनाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 बनाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 बनाएगा is it okay the net reaction is H2S2O8 so S double bond O double bond O S double bond O OH plus 2H2 giving us 2H2SO4 plus H2 that's the net reaction obtained or prepared by electrolysis of 50% sulfuric it is also prepared by sorry this particular thing is prepared by electrolysis of 50% of sulfuric acid solution that is or 50% ammonium sulfate solution basically concentrated वाले को जब करते हैं ना 50% it's not 50% only electrolysis of ये concentrated H2SO4 जब हम करते हैं तो we get this peroxo disulfuric acid it's not 50% only anything above 50% is always going to give me peroxo disulfuric acid ठीक है और अगर उससे कम रहता है 50% से कम रहता है ठीक है डाइल्यूट जब सल्फ्यूरिक एसिड रहता है तो बेसिकली प्रॉपर वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है एसिडिक वाटर रहता है और वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है कैथोड पे H+ मिलेगा एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा ठीक है बात समझ में आ रही है कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन मिलता है सल्फेट ये नहीं मिलती ये वाला रिएक्शन नहीं मिलता है ठीक है और जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वी हैव दिस हाइड्रोलिसिस टेकिंग प्लेस कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही मिलते रहेगा बट एनोड पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन वी स्टार्ट गेटिंग सल्फेट सॉरी ये पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड am I making sense Yes, sir.
The electrolysis is conducted at low temperature with high current density and using platinum electrode. That's fine. That's the dynamics of this thing which is required. Apart when here when peroxides discuss कर रहे हैं तो peroxide के तरह की और मतलब peroxide linkage और किनके पास ability होती है form करने की, that is something जिसको कि हमने investigate किया है. बस अभी खत्म ही कर रहा हूँ. I'll discuss this last part and बाकी चीजें next lecture में करेंगे, कल के lecture में. Apart from oxygen, only sulfur among the 16th group element can form polysulfides. ठीक है. Polyseleenides and polytellurides. AC के long chain linkage या फिर TE के long chain linkage do not exist. For sulfur, we have multiple such cases: H2S2, H2S3, H2S4 to exist. This does not have an oxidizing nature like H2O2. So it has same structure as H2O2, but H2O2 में ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होते रहता है जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है. H2S2 के पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता. ठीक है. That is one thing जो highlighted है. We are going to stop here. So basically ये वाली चीज बस इसलिए डिस्ट्रक्टिवली बोला कि या बताया ग्रुप 16 में सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर ये दो ही पेरोक्सी लिंकेज वाली जो चीज है वो स्टैब्लिश करते हैं. यानी कार्बन को छोड़ करके जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें कैटिनेशन प्रॉपर्टीज दिखती हैं, उन कैटिनेशन प्रॉपर्टी में को अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं तो दिस इज काइंड ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ओनली, नॉट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो यहाँ पर सल्फर के पास थोड़ी सी कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. ऑक्सीजन के पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में, सिर्फ दो ही का वो फॉर्म कर पाता है, उससे बड़ा चेन नहीं बना पाता है. ठीक है. सो बाकियों में दिस हैज नॉट बीन, 16 ग्रुप वालों में बाकियों में हमको ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ है. नाइट्रोजन वगैरह में होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में थोड़ी सी टेंडेंसी है. सो दैट इज देयर. सो ऑल द क्लस्टर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन शो दैट कैटिनेशन प्रॉपर्टीज is like carbon, silicon, phosphorus, nitrogen, oxygen, sulfur. ये 6 एलिमेंट से प्राइमरी शो करते हैं. इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटिनेशन से 100% फ्री होते हैं. They don't have that tendency to form catenation properties. जो भी लिमिटेड है इन्हीं के पास में है, और इनमें से भी सिर्फ सक्सेसफुली जो शो कर पाता है with all the variants possible, that is carbon. And that is why it has a very large number of compounds associated with it. Therefore, we have a separate segment called organic chemistry. ठीक है, noted. So we'll stop here today.